जैसे सनी देओल की फिल्म में कोर्ट में अदालत में खड़े होकर केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे ही जब बजट आता है तो आम आदमी जो नौकरी पेशा है उसको लगता है कि हमें सिर्फ टैक्स पे टैक्स और टैक्स पर टैक्स ही मिलता है। जी हाँ, बजट 2024 में जो आना था आ गया है। 2024-25 का पहले अंतरिम बजट आया था और निर्मला सीतारमण के इस बजट को पेश कर देने के बाद मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग में फिर वही चर्चा, फिर वही चिंता कि हमें शायद केवल मेहनत करके पैसे कमाने और बहुत सारा टैक्स देना है। टैक्स गलत नहीं है, टैक्स ज़रूरी है देश के विकास के लिए और उन सब सुविधाओं के लिए जो सरकार की अपनी कोई कमाई नहीं होती। सरकार की कमाई के जो ज़रिए होते हैं उसमें टैक्स, उसमें भी खास तौर पर डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। लेकिन भारत में टैक्स को लेकर इतना बवाल क्यों और नौकरी पेशा व्यक्ति हमेशा टैक्स को लेकर इतना चिंतित क्यों होता है? इसी दृष्टि से बात को समझो में हम कोशिश करेंगे बजट को समझने की। तो आज बात को समझो नहीं है, आज है बजट को समझो। जी हाँ, बजट को समझो। आप नौकरी पेशा हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद अपना वेतन जो लिया वो भी पूरा आपका नहीं है और उस वेतन से भी सरकार आपसे बहुत कुछ ले लेती है। इसीलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो वेतन यानी जो सैलरी, जो तनख्वाह आपको मिलती है, अगर वो साल का 15 लाख या उससे अधिक है तो उसका 30% तक सरकार सीधे डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के रूप में आपसे ले लेती है। उसके बाद बचे हुए पैसों को आप अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं या निवेश करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं। और आजकल ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ा चलन हो गया है। जब से ऐसी ऐप्स यानी एप्लीकेशंस मोबाइल पर आ गई है जहाँ से सीधे आप म्यूचुअल फंड में या अन्य शेयरों में कारोबार कर सकते हैं, तब से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में इसका चलन बढ़ा है। उनको लगा है कि उनकी पूंजी को, उनकी कमाई को केवल किसी बैंक में रखने या एफडी कर देने की बजाय बाजार में निवेश कर देना चाहिए। लेकिन उस निवेश पर भी आपको टैक्स देना होता है। आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आपको अपने खर्च और निवेश पर उसी तरह टैक्स देना होता है जैसे 15 लाख या उससे ज़्यादा कमाने वाले को देना होता है। एक बात और समझ लीजिए, जो लोग इसको बहुत आसानी से समझना चाहते हैं और इस पेचीदगी में नहीं पड़ना चाहते, दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वही है जो आपने कमाई की और उस पर सीधे टैक्स चुका दिया। नौकरी पेशा हैं तो तनख्वाह ही कट के मिलती है। जिस भी टैक्स स्लैब में आप हैं, चाहे 5%, 10%, 20% या 30%, जिस भी स्लैब में आप हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स हर महीने कटता है और हर महीने कटा हुआ वेतन में से जो टैक्स है वो कटने के बाद ही तनख्वाह आपके हाथ में, वेतन आपके हाथ में आता है। और अगर उस पर भी कुछ बच गया तो आखिरी में जो फरवरी और मार्च का महीना होता है वो नौकरी पेशा लोगों को भारी पड़ता है, क्योंकि तब थोड़ा ज़्यादा ही टैक्स कट जाता है। अगर कुछ बच गया या जो निवेश आपको करने थे वो आपने नहीं किए तो टैक्स कट जाता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एक बहुत गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है वो अपनी बच्ची के लिए दूध या बिस्किट खरीदने जब बाजार जाता है तो वो उस पर भी टैक्स दे रहा होता है। अगर उसने उसको किसी दुकान से या सीलबंद चीज़ को खरीदा है तो उस पर भी जीएसटी लग जाती है और वो टैक्स उसको देना होता है और वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बात आज डायरेक्ट टैक्स की कर रहे हैं क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के माथे पर शिकन है और उनको लगता है कि वो फिर से खाली हाथ हैं। ये ज़रूर है कि नई जो कर प्रणाली है, न्यू टैक्स रिजीम जिसको कहा जा रहा है, उसमें कुछ फ़ायदा मिला है। अधिकतम 17,500 रुपये साल का है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नौकरी पेशा लोग इससे चिंतित हैं। इसलिए पहले समझते हैं कि आपके खर्चों पर लगने वाले टैक्स की बात करें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ज़रूरतों पर वह पैसा खर्च करते हैं तो आप जीएसटी के रूप में उस पैसे पर फिर से टैक्स दे रहे होते हैं। जब मैं ये टैक्स को समझो पूरा बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए कुछ अध्ययन, कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर एक ग्राफिक्स आया। उसी ग्राफिक्स को मैंने आसान भाषा में हिंदी में यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। और इस ग्राफिक्स को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आपकी तनख्वाह का जो पैसा आपके पास आता है, सबसे पहले तो वो कट कर मिलता है और उस कट कर मिले हुए पैसे को भी अगर आप निवेश करते हैं तो भी उस पर टैक्स है, उस निवेश से होने वाले लाभ पर। और अगर आप निवेश नहीं करके अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं तो उन ज़रूरतों पर भी टैक्स लगता है। दरअसल ज़रूरतों को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरतें थी, लेकिन अब घर में उससे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती है एक मध्य वर्ग के परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए, आसान जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कार है, एसी है, कूलर है, तो उनको भी लग्जरी आइटम यानी ऐशो आराम के साधन इस सरकार द्वारा माना जाता है। और जैसा ऐशो आराम के साधनों पर टैक्स लगता है वही टैक्स इन पर भी लगाया जाता है। तो आप उन चीज़ों पर फिर से टैक्स दे रहे होते हैं जिनको बाजार में खरीदते हैं और
आप सरकार को पहले ही प्रत्यक्ष कर के रूप में टैक्स दे चुके होते हैं। साधारण ज़रूरतों के लिए खर्च करने पर भी आपको 5% या 12% तक की दर से जीएसटी चुकाना पड़ती है। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो 5% टैक्स देते हैं, खाने पीने की मूलभूत चीज़ें खरीदते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है। और वहीं अगर आप ड्राई फ्रूट्स या खाने के लिए अन्य चीज़ें खरीदते हैं या मोबाइल जैसी उपकरण खरीदते हैं तो आपको 12% टैक्स देना होता है। यहाँ तक कि अगर आप फ्रूट जूस भी पीते हैं तो 12% टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। फ्रूट जूस है भाई, फ्रूट जूस अगर आप पी रहे हैं, सेहत अपनी बेहतर भी करना चाहते हैं तो टैक्स तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली पर खर्च करते हैं तो उसके लिए भी आपको 18% का जीएसटी चुकाना पड़ेगा। इसमें पास्ता, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, अब ये देख लीजिए टूथपेस्ट ये अभी भी 18% जीएसटी के दायरे में है। इसको आवश्यक वस्तु या ऐसी वस्तु नहीं माना गया कि जिसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। अब दातुन कौन करता है भाई? दातुन पे नहीं है जीएसटी, लेकिन टूथपेस्ट पर है, शैम्पू पर है, बालों में लगाने वाला जो तेल है उस पर है, कॉर्नफ्लेक्स पर है, प्रिंटर पर है, सूप तक पर सरकार आपको लग्जरी लाइफस्टाइल का उसको मानकर 18% की दर से टैक्स वसूल लेती है। अगर आप उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विलासितापूर्ण चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं तो आपको मतलब बहुत बुनियादी ज़रूरत की चीज़ सरकार ने जिनको माना है उन पर 5% से लेकर 12% तक का टैक्स है। उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो 18% का टैक्स है और उससे ऊपर 28% का टैक्स है। जैसे कार है, महंगी मोटरसाइकिल है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इस पर आपको 28% टैक्स देना होगा, क्योंकि ये वस्तु तो भाई सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जिसको विलासिता का, ऐशो आराम का जीवन जीना है वो खरीदेगा। मुझे लगता है कि इन नॉर्म्स को, इन मापदंडों को, इन पैमानों को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जीवन बदला है, खुद सरकार मानती है कि जो 2001 का बेसलाइन है उसमें कोई वस्तु अगर 100 रुपये की थी तो वो आज 368 रुपये की हो गई। तो ऐसे में अगर ये सारी वस्तुएं एक ज़माने में लग्जरी की, भोग विलास की, विलासिता की वस्तुएं थी तो आज इनमें से बहुत सी वस्तुएं ज़रूरत बन गई हैं। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर व्यक्ति खर्च कर रहा है तो शायद उसको, और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स दे चुका है, आयकर दे चुका है, डायरेक्ट टैक्स दे चुका है, उसको शायद जीएसटी में राहत मिले तो और करदाता बढ़ेंगे, कर का दायरा बढ़ेगा। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा था, आप समझिए कि आपने पहले तो मेहनत की, नौकरी की, पढ़ाई जो आपने की थी, हुनर जो हासिल किया था उसके आधार पर नौकरी की, नौकरी से पैसा कमाया, पैसे पर टैक्स चुकाया, कटी हुई टैक्स वाली ही सैलरी आपके हाथ में आई, उससे आपने अपनी घर ज़रूरतों की वस्तुओं को ख़रीदा और उन पर 5% से लेकर 28% तक का टैक्स चुकाया। लेकिन साहब थोड़ा पैसा बच भी गया है, आपने अपनी ज़रूरतों को भी कहीं ना कहीं कम किया और आपको लगा भविष्य की सोचना चाहिए। और भारत जो है, भारत तो पूरा बचत प्रधान देश है, बचत के दम पर ही हम लोग बड़ी बड़ी मंदी का भी सामना कर पाए हैं। 2008 की वो मशहूर मंदी लीहमैन ब्रदर्स वाली, जिसने अमेरिका समेत यूरोप के अन्य देशों को हिलाकर रख दिया था, उस मंदी में भी भारत अगर मजबूती से खड़ा रहा तो उसकी बुनियाद में एक ही चीज़ थी, हमारी बचत की प्रवृत्ति। और उस बचत की प्रवृत्ति ने हमको बचा लिया। इसीलिए हम सोचते हैं कि बचत करें और निवेश करें, लेकिन हम जब निवेश भी कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है। खर्च पर ही नहीं, आपके निवेश पर भी सरकार आपसे टैक्स लेती है। आपके पैसे निवेश करने पर दो तरह की स्थिति बनती है। पहली स्थिति में या तो आपको नुकसान होता है या फायदा होता है। अगर नुकसान होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, यानी नुकसान तो आपका है, उसको आपको ही सहन करना पड़ेगा। आपने रिस्क ली, आपने इन्वेस्ट किया, आपने लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट किया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, वो नुकसान आपका, आप जाने, आपका पैसा जाने, आपका काम जाने, आपका निर्णय जाने। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आपको फायदा होता है तो आपको एक बार फिर से टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर आपको अपने निवेश पर त्वरित लाभ होता है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के रूप में 20% चुकाने पड़ते हैं। वहीं अगर आपको लंबी अवधि में लाभ होता है तो बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में 12.5% की राशि चुकानी पड़ेगी। ये राशि पहले 10% की थी, इसको 2.5% से बढ़ा दिया गया है। मतलब आपके मुनाफे में से जो एक हिस्सा सरकार लेती थी उसको और बढ़ा दिया है। सरकार का लालच बढ़ा है। सरकार का तर्क ये है कि बाजार को निवेश अनुकूल बनाकर आपको फायदा पहुंचाने के लिए भी सरकार ने ही तो सारी मेहनत की है जनाब, तो थोड़ा बहुत सरकार और ले भी जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो जब सारी बात हम टैक्स की कर रहे हैं, कैसे हम टैक्स चुकाते हैं, कैसे हमसे टैक्स लिया जाता है, इस
टैक्स से कैसे सरकार कमाई करती है और टैक्स हमको किस किस रूप में देना पड़ता है, इसी के साथ बजट को समझो के बारे में बात करते वक्त हम ये भी समझ लेते हैं कि अभी जो नया बजट आया है उसमें कर प्रणाली में, यानी जो डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है उसमें क्या बदला है। यदि आप नई कर प्रणाली यानी नई न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं और उसके तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको साल भर में अधिकतम 17,500 रुपये तक की बचत हो सकती है। नई कर प्रणाली में वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। तो इस स्लैब में बदलाव है, जो 6 लाख था उसको 7 लाख कर दिया गया, मतलब 1 लाख की अतिरिक्त इनकम को उस स्लैब में, पहले स्लैब में जोड़ दिया गया है। 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% का टैक्स लगेगा और यही अधिकतम डायरेक्ट टैक्स है फिलहाल। इसमें हालांकि कुछ सेस, एजुकेशन सेस और उससे अधिक वाला भी बाद में आता है, सुपर रिच टैक्स। हालांकि सरकार के विशेष प्रावधान की वजह से 7,75,000 तक की आमदनी वाले नौकरी पेशा लोग टैक्स के दायरे में अब नहीं आएंगे न्यू टैक्स रेजिम में, यानी नई कर प्रणाली में। पुरानी कर प्रणाली से अगर आप टैक्स भर रहे हैं, बहुत सारा निवेश, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, एटीसी, एटीडीडी वाला और होम लोन वाला आपने कर रखा है, तो फिर वहां पर ये लागू नहीं होती है। लेकिन सरकार चाहती ये है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाएं। न्यू टैक्स रेजिम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है सरकार, प्रोत्साहित कर रही है। पर पुरानी टैक्स रेजिम का एक फ़ायदा ये था कि लोग कंपलसरी सेविंग यानी अनिवार्य बचत करने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ी थी। और जैसा मैं कह रहा था कि भारत में बचत बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। बचत की वजह से ही हमने बड़ी बड़ी आंधी तूफान का मंदियों का सामना किया है। लेकिन फिर भी नई टैक्स प्रणाली को प्रमोट करने की लगातार कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें एक बार आप पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए। 7,75,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करते हैं तो, और उसके ऊपर टैक्स है। तो मर्जी आपकी है, आपको चुनना है आप क्या करते हैं। इसके बाद भी आप बचत कर सकते हैं, लेकिन पुरानी वाली में कंपलसरी सेविंग हो जाती थी क्योंकि उसमें टैक्स में छूट मिलती है, फायदा मिलता है। अब दोनों में किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा ये एक अलग मुद्दा है और उस पर हम अलग से बात को समझो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुरानी कर प्रणाली के तहत जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी बचत पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। न तो होम लोन चुकाने वाले ब्याज पर कोई राहत दी गई है और न ही एटीसी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की जो सीमा है, हालांकि ये सीमा बहुत कम लगने लगी है। इस 1.5 लाख की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है। बजट पर बजट आ गए, लेकिन इस सीमा को नहीं बढ़ाया गया। तो आखिर नहीं बढ़ाया गया। और अब जिस तरीके से न्यू टैक्स रेजिम यानी नई कर प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इसको छुआ भी जाएगा फिलहाल इस सरकार के द्वारा। कम से कम सीधी बात है कि अगर सरकार चाहती है कि पुरानी स्कीम की बजाय लोग नई स्कीम को अपनाएं, तो पिछले साल सरकार ने नई स्कीम को डिफ़ॉल्ट स्कीम बना दिया था। यानी अगर आप कुछ और नहीं चुनते हैं तो आपकी टैक्स सिस्टम न्यू टैक्स रेजिम पर ही चली जाएगी। पर अगर आपको पुरानी टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको उसके लिए अलग से चयन करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा अलग से मैन्युअली जाकर कि आप पुरानी टैक्स रेजिम से ही टैक्स देना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लगातार टैक्स देकर कोशिश कर रहे हैं कि देश की आय में योगदान दें, और मैं आपको ये भी बता दूं डायरेक्ट टैक्स से कुल आय का 19% से कुछ अधिक का योगदान होता है, बड़ा योगदान है। महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है वो ये कि भारत में कुल आबादी के बहुत कम प्रतिशत लोग टैक्स देते हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में इससे ठीक अलग स्थिति है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 140 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में 2023 में कुल 8 करोड़ 18 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। यानी देश की कुल आबादी में से 6% से भी कम लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किया। ये केवल आयकर रिटर्न फाइल हुआ था, लेकिन इसमें से जो जिन्होंने टैक्स चुकाया था वो 2 करोड़ से कुछ अधिक लोग थे। इसका मतलब 8 करोड़ 18 लाख लोग ऐसे थे जिनको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न भरना पड़ा, क्योंकि वो उस दायरे में आते हैं, लेकिन उन्होंने केवल टैक्स का रिटर्न किया और अपनी टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स देने की उनकी जो जिम्मेदारी वो 0 बताई, 0 बताई, तो टैक्स नहीं भरा। ऐसे लगभग 6 करोड़ से कुछ कम लोग हैं और 2 करोड़ से कुछ अधिक लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं। 2 करोड़ से कुछ अधिक मतलब 1.26% के करीब लोग ऐसे हैं देश के जो टैक्स भरते हैं। ये बहुत कम संख्या है। उसी दूसरी तरफ विपरीत हम देखें तो 33 करोड़ से कुछ अधिक की जनसंख्या वाले अमेरिका में 2023 के वित्तीय वर्ष में 16.2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, इनकम टैक्स भरा है। यानी कुल आबादी का करीब 49% लोग टैक्स देते हैं।
इसी तरह 6.8 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में 2024-25 में अनुमानित 3.74 करोड़ आयकरदाता होंगे। यानी ब्रिटेन की भी कुल आबादी का 55%, आधी से ज़्यादा आबादी टैक्स देती है। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम है और इसी वजह से ये पूरी जो गणना है वो पूरी विपरीत दिशा में चली जाती है। आगे बात को समझो के बजट को समझो वाले एक अन्य संस्करण में हम कोशिश करेंगे कि टैक्स किस किस तरीके से लिया जाता है, किस किस तरीके से सरकार की आमदनी होती है, उसके पूरे विवरण को समझें। लेकिन फिलहाल ये ग्राफिक जो मुझे व्हाट्सएप पर मिला वो उस आम करदाता के दर्द को समझाने के लिए, साझा करने के लिए पर्याप्त है, जिसको लगता है कि तमाम मेहनत करके सारा टैक्स चुकाने के बाद भी उसको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बचे हुए पैसे से साधन सुविधाओं की जो हम बात कर रहे थे वो तो करता है, लेकिन अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेजता है और उस अच्छे स्कूल की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर उसको कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं मिलता कि उसने टैक्स भरा है तो इसलिए उसको अपने शहर के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल में आसानी से दाखिला मिलेगा। उसको हाईवे पर जाते वक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है, रोड टैक्स देकर गाड़ी खरीदने के बाद भी टोल टैक्स देना पड़ता है, और अस्पताल में जब जाता है अपना या अपने परिचितों का या अपने रिश्तेदारों का इलाज करवाने तो वहाँ पर भी उसको बहुत महंगा खर्च अपने इलाज पर करना पड़ता है और उससे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। ये आम आदमी का, देश के नौकरी पेशा का दर्द है। चाहे 1.26% या लगभग 1.5% लोग ही दरअसल इनकम टैक्स चुका रहे हैं इस देश में, लेकिन उनका दर्द बहुत बड़ा है। ये ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि जो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं भी दे रहे हैं, वो बाज़ार से कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, जीएसटी तो वो फिर भी चुका ही रहे हैं। इसलिए देश में टैक्स देकर जो कुछ आय होती है उसमें उनका भी उतना ही योगदान है। ये दर्द है, इस दर्द को समझते हुए क्या कोई नई तरीका कोई सरकार अपनाएगी या ये सरकार अगले बजट में इस आवाज़ को सुन पाएगी, उस सब के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। बात को समझो में हम बजट को समझो का ये सिलसिला जारी रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।